जय हिंद दोस्तों। मैं ध्रुव कुमार आप सभी का ध्रुव आईएएस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में एक सीरीज लेकर आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज होगा जो जीएस बेस्ड होगा। और इसका जो वन पेजर जीएस नोट्स की एक सीरीज है जो यूपीएससी और ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ में हम लोग अभी इस क्लास में हम लोग यूपीएससी फोकस कर रहे हैं, इसलिए इसका प्रीवियस ईयर को इस टॉपिक से रिलेटेड, पंचायती राज से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और न्यू क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ये वन पेजर जो नोट्स होगा काफ़ी यूजफुल होने वाला होगा आपको इजीली रिमेंबर करने के लिए और इजीली एग्जाम के टाइम पे इजीली रिवीजन करने के लिए। और यहीं से ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप वीडियो देख लो, यदि पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो वन पेजर नोट्स हैं। यहाँ पे बात करें कि पंचायत बेसिकली टर्म्स जो रेफर किया गया था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो रूरल एरिया जो वहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है इसमें। और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया तो 73वां संविधान संशोधन 73rd अमेंडमेंट 1992 में। और इसमें पार्ट 9A में रखा गया है इसको। और आर्टिकल से यदि पूछा जाए तो आर्टिकल 243 से लेकर के 243 O तक है। कभी कभी आपके एग्जाम्स में नंबर ऑफ लिस्ट पूछ दिया जाता है, कितने सब्जेक्ट्स को इसमें लिस्टिंग किया गया था। 29 फंक्शंस हैं, इसको लिस्ट किया गया। और फर्स्ट टाइम जो पंचायती राज को इनोग्रेट किया गया था वो नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में किया गया था। और ये डेट है 2 अक्टूबर 1959 का। और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, ये इनके द्वारा किया गया था। पंचायत राज से रिलेटेड कुछ कमेटियां हैं जहां से मोस्टली आपके यूपीएससी ने और बाकी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन कंटिन्यूअसली पूछा जाता रहा है। तो अभी बात करें यहाँ पे कि बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 की काफी फेमस कमेटी थी, जिसमें बात किया गया था 3 टायर पंचायती राज सिस्टम के बारे में। इसमें कहा गया कि जो इलेक्शंस होगा वो इनडायरेक्ट रूप से इसका कराया जा सकता है। इन्होंने जो 3 टायर्स पंचायती राज सिस्टम की बात किया था, तो फर्स्ट था कि विलेज पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद का इन्होंने कहा था। तो विलेज पंचायत में बेसिकली जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। और पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए जो पीपल्स होंगे उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट करने की बात की गई। अशोक मेहता कमेटी जो 1977 में आए थे, इन्होंने कहा था कि जो 3 टायर सिस्टम है उसको 2 टायर सिस्टम में चेंज करने की बात कहा था। और इन्होंने कहा 2 टायर सिस्टम में जिला परिषद और मंडल पंचायत को रखा था। उसके बाद जीवी के राव कमेटी आई थी 1985 में। इन्होंने बेसिकली जो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट था रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, उसने कहा कि इनको रिव्यू करने की जरूरत है। और इन्होंने जिला परिषद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी, उसको स्ट्रेंथन करने की बात किया था। और उन्होंने कहा है कि इसका जो जिला परिषद का समिति है, जिला परिषद है, उसका डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में काफी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एलएम सिंघवी कमेटी आई 1986 में। इन्होंने कहा कि एक कॉन्सेप्ट पेपर इन्होंने तैयार किया था बेसिकली जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसके रिवाइटलाइजेशन पर फॉर द डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद थंगन कमेटी आई 1988 में। उन्होंने बेसिकली जो पंचायती राज बॉडी है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने की बात किया था। उसके बाद गाडगिल कमेटी आई 1988 में। इन्होंने पॉलिसी और प्रोग्राम्स पे फोकस किया। और पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है उनको 5 साल के लिए इन्होंने बोला कि इनका एक फिक्स टर्म होना चाहिए 5 साल का। और साथ में इन्होंने रिजर्वेशन का बात किया, रिजर्वेशन एससी एसटी और वीमेन का रिजर्वेशन। और इनका जो रिजर्वेशन होगा उनके पॉपुलेशन के अनुपात में उसको प्रोपोर्शनेट करने की बात किया गया था। उसके बाद 73rd अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज से रिलेटेड हुआ। और उसमें जो आर्टिकल एक 243D जोड़ा गया, उसमें आपका रिजर्वेशन से रिलेटेड बात किया गया कि रिजर्वेशन आपको मिलना चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी के रिजर्वेशन उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट दिया जाए। और विमेन जो है उनका टोटल सीट जो है उसमें 1/3 जो सीट है महिलाओं के लिए रिजर्व होना चाहिए। और साथ में जो जितने भी चेयरपर्सन हैं उसमें भी वो महिलाओं को कम से कम 1/3 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। फिर पंचायत के ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो इसका आर्टिकल 243E में रखा गया। और 5 साल के लिए इसके चुनाव की बात की गई। उसके बाद इसके जो मिनिमम इलेक्शंस होगा, मिनिमम एज कितना साल होना चाहिए, तो 21 साल का मिनिमम एज होना चाहिए आपको पंचायत चुनाव के लिए। फिर पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस कौन कराएगा, तो इसको देखने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन के भी स्थापना की बात की गई।
और आर्टिकल 243 आई में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन की भी बात किया है। इसमें जो गवर्नर ऑफ स्टेट होगा वो हर एक 5 साल पे स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्थापना करेगा। बेसिकली इसका काम क्या होगा कि जो पंचायतों को का जो फाइनेंशियल पोजीशन है उनको रिव्यू करेगा एंड मेक और उसके रिकमेंडेशन बनाएगा। फिर पंचायत के जो मेंबर्स हैं और चेयरपर्सन्स के इलेक्शंस के से भी रिलेटेड बात किया जाए तो उनके इलेक्शंस कैसे होता है। तो जो पंचायत के जितने भी मेंबर्स होंगे एट विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनका इलेक्शन पीपल के द्वारा डायरेक्टली किया जाएगा। जो पंचायत के चेयर पर्सन होगा विलेज लेवल पे शैल बी इलेक्टेड सच अ मैनर बाय द डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जैसे डिटरमाइन किया जाए उसके आधार पर उनका चुनाव किया जाएगा। और जो पंचायत का जो चेयरपर्सन है इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो इनडायरेक्टली चुना जाएगा। किससे इनडायरेक्टली चुना जाएगा? जो इलेक्टेड मेंबर्स है उनके बीच में से वो चुना जाएगा। ग्राम सभा के बारे में बात करें तो ग्राम सभा एक क्या है कि विलेज असेंबली है जो मोस्टली जहाँ पे क्या होता है कि जो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं पंचायत के अंदर वो इसके इसमें शामिल होते हैं। कुछ यूपीएससी का एक की पॉइंट्स है जहाँ से यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे बात करें यहाँ पे कि पंचायत शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 पेशा एक्ट इसमें ग्राम सभा को ये अधिकार दिया गया है कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनका उस पे उसका ओनरशिप होगा और जो वहाँ पे जो लैंड हो गए जो जमीन है उनके ट्रांसफर पे वो बैन लगा सकता है। साथ में जो माइनर मिनरल्स हैं उस एरिया में उनको लाइसेंसिंग और माइनिंग दिया जाएगा लेकिन अदर मिनरल के लिए ग्राम सभा के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। फिर पंचायती राज सिस्टम के बारे में तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में हुआ था और इसका 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ था। 73rd अमेंडमेंट एक्ट का जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो फोकस था कि जो कंट्री के डेवलपमेंट में जो लोकल पीपल्स है उनका पार्टिसिपेशन काफी बढ़ना चाहिए और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की भी बात की गई थी। फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात किया जाए तो इसको आर्टिकल 243 में रखा गया था और इसको 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था। इसके लिए 9A एक पार्ट बनाया गया और इसमें म्युनिसिपैलिटी के नाम से सब हेड से इसको रखा गया। जैसा कि देखे थे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी स्थापना किया गया तो जितने भी पंचायती इलेक्शन हैं आर्टिकल 243 के अंतर्गत स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना होगा और 243 आई के अंतर्गत फाइनेंस स्टेट फाइनेंस कमीशन का स्थापना किया गया जिसको 73rd अमेंडमेंट के एक्ट में जोड़ा गया। फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 3 टायर स्ट्रक्चर रखा गया इसमें लेकिन एक 3 टायर में क्या क्या विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात की गई लेकिन कहा गया कि जो इंटरमीडिएट लेवल पे उसी स्टेट में हो सकता है जहाँ पे 20 लाख से कम पॉपुलेशन नहीं हो। ठीक है और ये आर्टिकल 243 बी में आ गया। फिर कहा 243 ई में मेंशन है कि जो पंचायत है उसके यदि बीच में डिजोल्व हो जाता है जैसे 5 साल का उसका टाइम पीरियड है और 3 साल के अंदर इसको डिजोल्व कर दिया जाता है तो जो नेक्स्ट पंचायत इलेक्शन होगा सिर्फ 2 साल के लिए होगा बिफोर द एक्सपायरेशन रिमेन फॉर द पीरियड सिर्फ 2 साल के लिए उसी पीरियड के लिए होगा। फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन का 243 आई में स्थापना किया गया जो बेसिकली क्या करेगा रिकमेंड द गवर्नर को रिकमेंड करेगा फॉर द टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स, फीस विच में बी असाइन टू द और अप्रोप्रिएटेड बाय द पंचायत। फिर मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग विद द ट्राइबल अफेयर्स जो भी है ट्राइबल अफेयर्स और एनी अदर ऑफिसर्स और अथॉरिटी को ऑथराइज्ड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ क्या शैल बी द नोडल एजेंसी। इसके लिए नोडल एजेंसी तो शेड्यूल्ड एरिया ट्राइब्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए और अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो एक्ट 2006 उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको क्या नोडल एजेंसी मतलब नियुक्त किया जाएगा। कुछ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ देखते हैं जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ पीआरआई क्या था स्ट्रेंथन द ग्रास रूट लेवल विद डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, रूरल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव गवर्नेंस एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, फुलफिलमेंट ऑफ एसडीजी। चैलेंजेस क्या क्या फेस होता है तो सेकेंड ईआरसी ने बताया था क्या क्या जैसे इनएडिक्वेट डिवोल्यूशन ऑफ फंक्शनरी का कैपेसिटी कांस्टेंट और लैक ऑफ ट्रेनिंग है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन उनके बीच में, लैक ऑफ क्लैरिटी इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको क्या करना है पता नहीं, लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेस नहीं।
सेकेंड एआरसी ने क्या क्या रिकमेंड किया था वो देखते हैं कि स्ट्रेंथनिंग द ग्राम सभा को स्ट्रेंथन करना है, डिवोल्यूशन फंक्शन ऑफ फंक्शनरीज को, तीनों को जो फंक्शंस और फंक्शनरी तीनों ये जो भी है सबको डिवोल्यूट करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग को काफी इंप्रूव करना है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, फिर सेपरेट इलेक्शन फॉर लोकल बॉडीज एंड ई गवर्नेंस एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन। ये यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे वो देखते हैं अभी। इन द एरिया ऑफ कवर्ड अंडर द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1986 व्हाट इज द रोल एंड पावर ऑफ ग्राम सभा? तो पैसा एक्ट 1986 के अंदर ग्राम सभा का क्या क्या रोल है, ये यूपीएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। ठीक है, करेक्ट कौन सा बताना है आपको। तो फर्स्ट है कि ग्राम सभा हैज द पावर टू स्टॉप ट्रांसफर ऑफ लैंड्स इन अ शेड्यूल एरिया। फर्स्ट कि ग्राम सभा के पास पावर है कि ट्रांसफर शेड्यूल एरिया में जो लैंड है उसके ट्रांसफर को रोक सकता है। ग्राम सभा है द ओनरशिप ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसके ग्राम सभा का ओनरशिप है उस पर। रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड टू फॉर ग्रांटिंग प्रोसीडिंग और प्रोस्पेक्टिंग और लाइसेंसिंग और माइनिंग लीज फॉर एनी मटेरियल मिनरल्स इन द शेड्यूल एरिया। तो किसी भी मिनरल के लिए जो लाइसेंसिंग उसको देने का अधिकार है। तो इसमें बताना है कि करेक्ट कौन सा है। वन, दोनों, टू और थर्ड, और वन और सेकेंड थर्ड। बताइए आंसर क्या है। आंसर है आपका बी। फर्स्ट और सेकेंड जैसा कि हमने देखा था कि फर्स्ट और सेकेंड का है, थर्ड में नहीं है क्योंकि यहाँ पे एनी मिनरल्स नहीं है, माइनर मिनरल्स के बारे में बात किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम टू इंश्योर द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग। इसमें करेक्ट आंसर को बताना है कि क्या क्या है इसमें फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है पंचायती राज सिस्टम का इंश्योर करना है। पीपल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर आपका सी। यहाँ पे पीपल्स का पार्टिसिपेशन और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात किया गया, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी और फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन इसमें नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो 73rd अमेंडमेंट है उसका एम था प्रमोटिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या करके क्या क्या उसको अंतर्गत प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, कंडक्टिंग ऑल पंचायत इलेक्शन बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्थापना करनी। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका सी। फर्स्ट मतलब सेकेंड और थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात की गई है 73rd नहीं 74th अमेंडमेंट एक्ट में बात किया गया है। फिर देखते हैं यहाँ पे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रेफर टू द जनरेशन ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड रूरल एरियाज। तो मतलब जो रूरल एरिया में जो एम्प्लॉयमेंट को देना, और second generation of employment for the capable adult who are in need and during the lean agriculture season, laying the foundation of a strong and vibrant panchayati raj institutions in the country, or guarantee the right of life, liberty, security of person, equality before the law and equal protection without discrimination। बताइए इसमें से क्या है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को रेफर करता है, तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द पंचायती राज सेटअप। क्या सिस्टम है। सिंगल टायर स्ट्रक्चर है, टू टायर है, थ्री टायर और फोर टायर। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, थ्री टायर स्ट्रक्चर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम एज कितना पंचायत के इलेक्शन के 25 साल होना चाहिए। पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट आफ्टर प्री मैच्योर डिजोल्यूशन कंटिन्यू ओनली फॉर रिमाइंडर पीरियड। ठीक है, तो आंसर बताना करेक्ट कौन सा है इसमें। करेक्ट बताइए, 2016 का क्वेश्चन है। वन टू दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। आंसर क्या होगा। आंसर है बी, टू। टू आपका करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों? क्योंकि यहाँ पे 25 ईयर्स नहीं है, 21 ईयर्स है। ये 2010 का क्वेश्चन है। Which one of the following authorities recommend the governor about the principles of determination of taxes and fees which may be appropriated by the panchayats of that? बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन। फिर यहाँ पे 2001 में स्टेट गवर्नमेंट हैज नो अथॉरिटी ओवर लोकल बॉडीज इन द रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। तो स्टेट गवर्नमेंट का कौन सा अधिकार नहीं है लोकल बॉडीज के रिलेटेड। सिटीजन्स कंप्लेंट, इकोनॉमिक मैटर्स, लॉ मेकिंग और मैटर्स रिलेटेड टू सर्विस। आंसर हो जाएगा ए, सिटीजन्स कंप्लेंट।
2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। At the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers Act 2006? नेशनल लेवल पर किस मिनिस्ट्री जो है द नोडल एजेंसी टू इफेक्ट करता है इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006 का? बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका डी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। 2011 का क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा है। Consider the following statement in India regarding basically a metropolitan planning committee. It is constituted under the provision of the Constitution of India. It prepares the draft development plan for a metropolitan area. Has the role responsibility for the implementing government responsibility scheme in a metropolitan area. बताइए आंसर क्या होगा इसका? आंसर है आपका ए, 1 and 2। ठीक है, कुछ न्यू क्वेश्चंस हैं कि यूपीएससी के नए पैटर्न पे बेस्ड है। बताइए। राजस्थान was the first state to establish पंचायती राज inaugurated by Prime Minister Jawaharlal Nehru on October 2, 1959 in a Kannauj district। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऐड किया गया पार्ट 9 को और आर्टिकल 243 से लेकर 244 तक, और इसमें 29 फंक्शंस हैं। इसमें बताना है करेक्ट कौन सा नहीं है, कितने स्टेटमेंट से करेक्ट नहीं है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1। कौन सा है? सेकेंड और थर्ड आपका करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? कन्नौज लिखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है वैसे बताइए? क्या होगा आंसर यहाँ पे? नागौर। ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेसिकली ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी के से रिलेटेड है। बताना आपको कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनिकली लिंक्ड 3 टायर पंचायती राज सिस्टम थ्रू अ डिवाइस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस, ये फर्स्ट स्टेटमेंट था उनका। सेकंड है कि विलेज पंचायत कॉन्स्टिट्यूट द इनडायरेक्ट इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड है उनका पंचायत समिति और जिला परिषद कॉन्स्टिट्यूटेड डायरेक्ट इलेक्टेड। तो विलेज पंचायत इनडायरेक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा वो कॉन्स्टिट्यूट होता है, पंचायत समिति और जिला परिषद है कॉन्स्टिट्यूटेड विद डायरेक्ट इलेक्टेड। और इसमें फर्स्ट वाला था कि 3 टायर जो सिस्टम है थ्रू डिवाइस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस। बताइए आंसर क्या होगा इसमें? कितने करेक्ट हैं? यहाँ पे कोई भी करेक्ट नहीं है। रीजन क्या है? फर्स्ट रॉन्ग क्यों है? फर्स्ट रॉन्ग है यहाँ पे कि बात किया गया कि डिवाइस ऑफ, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात किया गया, इनडायरेक्ट हो। विलेज पंचायत के लिए इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट। और पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए इनडायरेक्ट, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि एलएम सिंघवी कमिटी टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। जो एलएम सिंघवी कमेटी है ना, बेसिकली रिव्यू करना चाहते थे एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, जो रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन का जो प्रोग्राम्स है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट को रिव्यू करना है। जीवीके राव कमेटी बेसिकली था कि कॉन्सेप्ट पेपर तैयार करना था ऑन रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे बताना है करेक्ट कौन सा है। यहाँ पे दोनों करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि एलएम सिंघवी कमेटी का बेसिकली कॉन्सेप्ट पेपर तैयार करना था और जीवीके राव कमेटी को रिव्यू करना था एडमिनिस्ट्रेटिव से अरेंजमेंट का। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे कि बेसिकली रिलेटेड है आपके इलेक्शन ऑफ पंचायत से रिलेटेड। इलेक्शन ऑफ पंचायत से रिलेटेड कौन सा करेक्ट नहीं है? फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ पंचायत एट विलेज लेवल, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल। मतलब कि विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी पंचायत के मेंबर्स हैं सबको इनडायरेक्टली पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, चुना जाएगा। सेकेंड है यहाँ पे कि चेयर पर्सन ऑफ अ पंचायत एट विलेज लेवल शैल बी इलेक्टेड इन सच मैनर डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो विलेज लेवल पे जो पंचायत का जो चेयरपर्सन होगा उसको
उसका इलेक्शन को डिटरमाइन किया जाए। थर्ड है यहाँ पे कि चेयरपर्सन ऑफ अ पंचायत और इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय एंड फ्रॉम अमंग्स्ट द इलेक्टेड मेंबर्स। जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके द्वारा ही जो पंचायत का जो चेयरपर्सन है इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको चुना जाएगा। बताइए इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, कितने करेक्ट नहीं है? तो आपके यहाँ पे 2 करेक्ट नहीं है। फर्स्ट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो फर्स्ट आपका करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली लिखा, इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, इन नहीं होगा, डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। ठीक है। सेकंड है, सेकंड स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा, ये करेक्ट है। थर्ड आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पंचायत के चेयरपर्सन होंगे उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। किस के द्वारा? जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे उनके द्वारा। सो फ्रेंड्स, ये आज का पंचायती राज सिस्टम से टॉपिक था। मुझे लगता है कि ये आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।